नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज 60th बीपीएससी का ऑफिशियली डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। 12 फरवरी को एग्ज़ाम अब होके रहेगी, कोई अब इसे रोक नहीं सकता है। और अब बेहद ही कम समय भी बचा हुआ, 15 से 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इस दरमियान आप लोगों को कोशिश करना है कि अधिक से अधिक टेस्ट पेपर लगाने की कोशिश करें। जितना भी ठीक है, अधिक से अधिक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लगाएंगे, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी समझिए कि आपका उतना ही बिल्ड होगा। बाकी चीज़ों का आप रिवीजन करने पे जोड़ दें, ठीक है। रिवीजन की प्रोसेस को भी पूरी तरीके से ठीक है करते रहें। नई चीज़ों को हो सके तो पढ़ने से बचिए, जितना आप किए हुए हैं उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में जाना हुआ प्रश्न गलत ना हो जाए, क्योंकि इस पर निगेटिव मार्किंग भी है। चलिए हम लोग बारी बारी सब टेस्ट सीरीज लगाते हैं। समस्त स्रोतों से संघीय सरकार को प्राप्त समुचित कर किस निधि के अंतर्गत जमा होता है? समस्त स्रोतों से, इसको देखिए भारत की सबसे बड़ी निधि के रूप में जाना जाता है। उसका नाम है संचित निधि। संचित निधि। अब इस संचित निधि में से खर्च करने के लिए संसद की पूर्व अनुमति यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसको आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। यापनी यह किस एक का संप्रदाय है? अभी देखिए, यापनी जो संप्रदाय है जैन धर्म से, जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है, उसी दिगंबर शाखा के अंतर्गत इस यापनीय संप्रदाय को एस्टैब्लिश किया गया है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना क्यों न पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? बहुत ही शानदार है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अगर देखा जाए तो उसी समय बहुत सारे जो एक से एक दार्शनिक जो लोग हो रहे थे, उसी में एक दार्शनिक है चारवाक भी है। ध्यान रखिएगा, चारवाक भी है, ठीक है। भारतीय दर्शन के बेहद ही शानदार, ठीक है, चारवाक। और अभी वर्तमान में देखिए, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्नों को कि वर्तमान के संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है, तो चारवाक की क्या भूमिका आपको नज़र आती है? वर्तमान जो समय है, क्या चारवाक को ही फॉलो कर रही है? तो थोड़ा सा आपको, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच रखना ही रखना होता है। निम्नलिखित में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है। 712 ईस्वी के आसपास इसने अटैक किया था सिंध के क्षेत्रों की तरफ, जिसका नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप देखेंगे तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है बहुत लंबा समय तक रहेगा, सबसे अधिक यहाँ पे रहेगा, लगभग 1320 से लेके 1414 तक। वहीं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि सबसे कम समय तक, ठीक है, किस वंशों का रहा? तो उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड, ठीक है, बेहद यहाँ पे कम है, 1290 से लेके 1320 ही तक। देख रहे हैं, महज 30 सालों के ही अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे खिलजियों का शासन हुआ, जिसमें इंपॉर्टेंट शासक आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम यहाँ पे कौन सा है? सही क्रम आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिया हुआ है अफगान शासकों का शासन का सही क्रम बताना है। इसमें तो सबसे पहले हो जाएगा बहलोल लोदी, यही था, लोदी वंश ही चल रहा था, जो कि अफगानी शासक मौजूद थे। उसके बाद इब्राहिम लोदी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी का टाइम पीरियड, ठीक है, 1451 से लेके 1489 तक रहता है। वहीं इब्राहिम लोदी का देखेंगे तो 1489 से लेकर लगभग 1517 के आसपास। वहीं सिकंदर लोदी का 1517 से लेकर 26 तक, ठीक है। यही मामला यहाँ पे चलते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही एक युग्म जो है यहाँ सुमेलित नहीं है? जैसे दीवाने मुस्तक राज, ठीक है, दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बिल्कुल ही आप करेक्ट है। इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, राजस्व विभाग। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बिल्कुल सही है। इसका संबंध है यहाँ पे कृषि विभाग से, कृषि विभाग से। उसके बाद है देखिए दीवाने खैरात, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दीवाने खैरात किसके लिए था? तो दान विभाग के था, ठीक है, दान विभाग को ही दीवाने खैरात बोला जाता था। अब है यहाँ पे देखिए लास्ट में दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, इसका संबंध था कृषि नियंत्रण विभाग, कृषि नियंत्रण विभाग। अब इसका जो संबंध हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बलवन से नहीं होगा, बल्कि कृषि नियंत्रण आपको पता ही होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी से था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से था। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई हर अकाउंट सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी।
निम्नलिखित में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे? अब यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना जो देखिए बाधी में हुआ है, सबसे लास्ट में चल के हुआ है। और अंतिम, ठीक है, जो गुरु है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं के द्वारा 1699 में बैसाखी का दिन था, ध्यान रखिएगा, बैसाखी का दिन था। और इसकी स्थापना जो हुई थी आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? सपोज करिए, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर अंतरिक्ष यान में जा रहा है, तो देखिए वहाँ पे जो वस्तुएं हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अभाव में तैरने लगती है। तो अगर कोई पेन ही है, ठीक है, या कोई खाना ही है, अगर वो समझिए कि उस प्लेन के अंदर अगर वो तैर रहा है, तो उसके जो, ध्यान रखिएगा, उसके जो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके वेट में अंतर आपको ज़रूर आ जाएगा। जैसे कि भारी भारी हथियार, ठीक है, उसको आसानी से लोग मूव कर लेते हैं यहाँ वहाँ करके। तो ये तो बहुत ही आसान सा, ठीक है, प्रश्न हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान रखिएगा, सेम रहेगा, लेकिन उसमें भार क्या हो जाएगा, तो पूरी तरीके से, ठीक है, बदल जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, परंतु भार वहीं रहेगा। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक है? ध्यान रखिएगा, किसका वेग अधिक है? तो इसमें तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक है। बचपन से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अभी तक सबसे अधिक वेग प्रकाश के वेग को ही यहाँ पे माना जाता है। ध्वनि का वेग तो बहुत इससे कम आ जाएगा। शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए रडार में कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? रडार में, ठीक है, जो रडार जो होता है, देखिए एक ऐसी तकनीक है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा उसमें, ठीक है, सब चीज़ का कह सकते हैं, उसका डायमेंशन, दूरी, सब चीज़ का यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगों को। रेडियो तरंगों को ही यहाँ पे कैच किया जाता है, और उसी रेडियो तरंगों की कैच करके उसकी ऊंचाई हो गया, गति हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह, सब इसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित क्या करती है? विद्युत मोटर जो होता है, देखते होंगे आप लोग, ठीक है, तो परिवर्तित क्या करती है वो? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब यही जो देखिए यांत्रिक जो ऊर्जा है, हमें एसी फॉर्म कह सकते हैं, या अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग, ठीक है, बहुत सारे जो उपकरण हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ एसी से डीसी में बहुत कुछ चीज़ों को चलाने के लिए कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमें पूछ रहा है विद्युत मोटर को लेके, तो आसान सा जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो बहुत सिंपल सा है, देखिए, जो भी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो कि अल्टरनेटिंग करेंट आता है, जो बहुत ही हाई वोल्टेज का होता है, उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट करेंट में चेंज किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर, इसका मतलब एसी को यहाँ पे, ठीक है, कहाँ कन्वर्ट करना है? डीसी में कन्वर्ट करना है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, ठीक है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल तत्व यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर, तो आप लोगों ने पृथ्वी का आंतरिक संरचना जरूर पढ़ा होगा। सबसे अधिक जो क्रस्ट में होता है, देखिए, सियाल होता है, उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद यहाँ पे होता है नीफे। नीफे, सियाल का मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, एस एल से एल्युमिनियम। उसी तरीके से सीमा है सिलिकॉन प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसके बाद निकेल और फेरस है कोर में। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है उसका जवाब क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन में पृथ्वी पर, क्योंकि सबसे अधिक, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए मूल रूप में पूरा, तो ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन ही होगा। ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए, जो सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद, फिर तो ऑक्सीजन के बाद पूछ रहा है ना यहाँ पे सबसे अधिक कौन होगा, तो हो जाएगा करेक्ट सिलिकॉन। यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखिए दिया हुआ है, ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3, यही चूना का जो है रासायनिक नाम माना जाता है।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? विद्युत चालकता सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद्युत चालकता सर्वाधिक है तो क्या होगा? कुचालक होगा या सुचालक होगा? खुद सोचिए, वो तो सुचालक की कैटेगरी में ही आएगा, विद्युत जिससे पास कर जाए। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाए, देखिए हीरा तो नहीं होगा, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, लकड़ी तो होगा नहीं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, चांदी, ध्यान रखिएगा, चांदी। अब ये ऊष्मा तथा ध्यान रखिएगा विद्युत का भी ये पूरी तरीके से सुचालक होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी, देख रहे हैं ना, ऑस्टियोलॉजी। इसके अलावा ओरोलॉजी में हो जाएगा, पर्वतों का अध्ययन हो जाएगा, पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी में हो जाएगा, जो रुधिर, जो सीरम का जो, ठीक है, रुधिर सीरम का अध्ययन जो वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। वहीं जियोलॉजी में हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित, जैसे कि आप लोगों ने पहाड़ का निर्माण सुना होगा, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक का, ठीक है, जो भी थ्योरी है सब पढ़ा होगा, तो सब उसको जियोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह, कैल्शियम, आयोडीन और यहाँ पे सोडियम है, किसके अवशोषण में करता है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लौ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लौ हो जाएगा, ठीक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी की मदद करता है? तो यही यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? फसल दिया है और दूसरे तरफ यहाँ पे दिया है प्रजाति, जैसे कि सरसों का जो संबंध वरुणा प्रजाति से है, बिल्कुल सही है। मटर का संबंध यहाँ पे सपना प्रजाति से है। अलसी का जो संबंध यहाँ पे सूर्या से दिया है, ध्यान रखिएगा, अलसी का संबंध सूर्या से दिया है, तो अलसी का संबंध ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कब हो जाता है? पपीता या फिर आम की प्रजाति, पपीता या आम की प्रजाति, न कि सूर्या का, ठीक है। अलसी की प्रजाति की अगर हम लोग बात करें तो यह LS 66 की यहाँ पे प्रजाति है, ठीक है, जिसमें कि आ जाएगा शीतल है, रश्मि है, शारदा है, ठीक है, इन सारे की प्रजाति के रूप में आ जाएगा। मूंगफली का हो जाएगा कौशल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। हाल ही में भारत के मंदिरों को विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है, भारत सरकार के द्वारा यह किया गया। किसके लिए किया गया, कौन से मंदिर के लिए? तो देखिए ये मंदिर है यहाँ पे होयसल मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, कर्नाटक में स्थित, ठीक है, हेलीवेड के आसपास जो भी यहाँ पे होयसल का मंदिर है, ये बहुत फेमस है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए इसकी जो संरचना की अगर हम लोग बात करें, संरचना की बात करें तो यह बेसर शैली से बना हुआ है। बेसर शैली, बेसर शैली का मतलब होता है कि उत्तर में जो नागर शैली चलता है और दक्षिण में जो द्रविड़ शैली चलता है, इन दोनों ही शैलियों का ध्यान रखिएगा मिला जुला रूप ही एक तरीके से बेसर शैली कहलाता है। मतलब दोनों शैली जहाँ पे मौजूद हो, यही है यहाँ पे बेसर शैली, ठीक है ना, नागर शैली ना बेसर से, सॉरी, ना नागर शैली ना द्रविड़ शैली, तो यही है, ध्यान रखिएगा, होयसल मंदिर। अब वहाँ पे कर्नाटक के हेलीवेड के आसपास जो भी मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है, उसको आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, हो जाएगा केशव मंदिर, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, केशव मंदिर वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा चिकेश्वा मंदिर, चिकेश्वा मंदिर, ठीक है। थोड़ा मंदिरों को आप लोग एक बार देख के जाइएगा, हालांकि बीपीएससी में ऐसे प्रश्न थोड़ा बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं, यूपीएससी में, ठीक है, अधिकतर इस तरह के प्रश्नों को आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल, देख पा रहे हैं ना, गेल, ठीक है, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिस्र में कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी पहली तरह की यह परियोजना शुरू की है? निम्न में से, ठीक है, कहाँ पर यहाँ पे प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे मिश्रण की प्रणाली को पहली तरह यहाँ पे शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में यह शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, और यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो बीपीएससी हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों को पूछ दे।
हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट्स नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श परामर्श मंच का शुभारंभ किया है? किस मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है? तो देखिए, मूलतः इसको ठीक है सैनिकों के लिए यहाँ पे किया गया है, ताकि जो यहाँ वहाँ मूव होते हैं या फिर जिनको अधिक से अधिक समस्या है वो यहाँ पे ई कंसल्टेंट से यहाँ पे ले सकते हैं वीडियो कॉल वगैरह के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। और आजकल देखिए, अभी तो कोविड के बाद से खासकर डॉक्टर लोग भी काफ़ी अवेयरनेस हो गया है। ये आम लोगों के द्वारा भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म डॉक्टरों के द्वारा एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, ई प्लेटफॉर्म टाइप का, और उसमें से भी वीडियो कॉल वगैरह भी ठीक है आसानी से किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। भारत में वन क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व के किस स्थान पे है? अर्थात भारत में वन क्षेत्र ग्रीनरी यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रीनरी का ठीक है डेवलपमेंट, प्रति जो एरिया जो ठीक है स्क्वायर फीट है, क्षेत्रफल है, उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो उस लिहाजे से अगर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है तीसरे नंबर पे है। भारत तीसरे नंबर पे है। वहीं पूरे के पूरे अगर एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि विश्व में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे टॉप हो जाएगा ब्राज़ील, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा कॉन्गो कॉन्गो ठीक है, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे पेरू। ठीक है, तो ब्राज़ील, कॉन्गो और उसके बाद हो जाएगा पेरू। पेरू के साथ साथ रूस को भी रखा जाता है सबसे अधिक वन। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पे वृद्धि के मामले में, तो तीसरे नंबर पे भारत अभी चल रहा है। हाल ही में वगीर नाम के पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? किस परियोजना के तहत? तो इसका जो निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, जो कि कलवरी श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, कलवरी श्रेणी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, तो इसका समुद्री परीक्षण पूरी तरीके से कर लिया गया है, इसीलिए अब भारतीय रक्षा में एक और ठीक है मेहमान का स्वागत है, जिसका नाम है, देख पा रहे हैं, वगीर पनडुब्बी। ध्यान रखिएगा, वगीर पनडुब्बी। वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार निम्न में से कौन सा है? सिर्फ व्यापारिक भागीदार देश निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे चीन और अमेरिका ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2021 का आप में पूछ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2019-20 का जो दौर था, कोविड का दौर था, तो चीन से बहुत अधिक उसमें व्यापार नहीं हो पाया था। ठीक है, सबसे अधिक जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चीन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है। हो सकता है कि अब धीरे धीरे यहाँ से भी ठीक है व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाए, लेकिन दूसरे नंबर पे उस समय था चीन। तो प्रश्न इसीलिए पूछा ही गया है ताकि देखते हैं आप लोग चीन को लगा दे। ध्यान रखिएगा 2021 का डेटा के अनुसार, क्योंकि 2022 के करेंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट यही था। अब 2022 की जब रिपोर्ट आएगी 2023 के अकॉर्डिंग, तो फिर उसमें आपको ठीक है करेंट के अपडेटेड भी प्रश्न बन सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने और कंप्लीट कर लिया। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रूप से आप लोग देखते रहें। एग्ज़ाम अगर नज़दीक आएगा तो आप लोगों का अगर फीडबैक मिलेगा तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी हम लोग ठीक है इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।